जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंट की, और इन्वायरमेंट में आज जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है परितंत्र के घटक, यानी इकोसिस्टम के कितने घटक होते हैं उनकी आज हम बात करेंगे और महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, अगर परितंत्रों के घटक की बात की जाए तो परितंत्र के दो घटक होते हैं, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, जैविक और अजैविक। जैविक क्या होते हैं? जो जीवित हैं। अजैविक क्या होते हैं? जो जीवित नहीं हैं। एक एक करके इनकी बात होगी। देखो, सबसे पहला है अजैविक घटक। अजैविक घटक भी आगे चलकर तीन हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला है भौतिक घटक। भौतिक घटक यानी सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और दाब। ठीक है, इनमें जीवन नहीं है, लेकिन ये जीवों के जीवन पर पूरा प्रभाव डालते हैं। लिखा हुआ है, यह परितंत्र में जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखता है, ध्यान रखना। फिर आते हैं अकार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी। फिर आते हैं कार्बनिक पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। लिपिड यानी वसा ही हो गया एक तरीके का। ह्यूमिक पदार्थ। यह सजीव तंत्र के मूलभूत अंग हैं, इसीलिए ये जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की कड़ी है। अब प्रोटीन है, अब ये भाई जीवित व्यक्ति के लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, तो ये हमें चाहिए। ह्यूमस है ना, मिट्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना मिट्टी इसके जो है अनुपजाऊ हो जाएंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब एक एक करके इनके बारे में बात करें। सबसे पहला है सूर्य का प्रकाश। देखो, सौर विकिरण ऊर्जा उपलब्ध कराता है जो संपूर्ण परितंत्र को नियंत्रित करती है। प्रकाश का भेदन पानी की पारदर्शिता या जल में कण तथा प्लावकों की संख्या पर निर्भर करता है। प्लावक मतलब प्लैंकटन। जैसे हमारे यहाँ जमीन पर है हरी घास या हरे पेड़ पौधे, वैसे ही समुद्र में आपको मिलते हैं प्लैंकटन, ध्यान रखना। प्रकाश के भेदन की सीमा के आधार पर तालाब को सुप्रकाशित, मध्य प्रकाशित एवं अप्रकाशित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जहाँ पे खूब सारी सूर्य की रोशनी पहुँच रही है पानी के अंदर, वो सुप्रकाशित है। जहाँ पर कम पहुँच रही है वो मध्यम प्रकाशित है, और जहाँ पे बिल्कुल नहीं पहुँच रही है वो अप्रकाशित है, ध्यान रखना। सुप्रकाशित क्षेत्र में पौधे तथा जंतुओं को प्रचुर मात्रा में प्रकाश उपलब्ध रहेगा, वही मैंने बताया। सेकंड नंबर पे आते हैं अकार्बनिक पदार्थ। इन पदार्थों में जल, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम तथा कुछ अन्य तत्व जैसे सल्फर, फास्फोरस, जो तालाब की अवस्थिति पर निर्भर है, सम्मिलित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, CO2 पानी में घुलनशील अवस्था में होते हैं, घुल जाते हैं पानी में। और सभी पौधे तथा जंतु भोजन तथा गैसों के विनियमन के लिए पानी पर होते हैं, पानी पीने आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर तथा अन्य अकार्बनिक लवण तली के अवसाद में तथा सजीवों के अंदर आरक्षित अवस्था में रहते हैं। इनकी अल्प मात्रा घुलनशील अवस्था में भी हो सकती है, यानी सभी जीवों में अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बेसिक पॉइंट ये है। कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं? तालाब में आमतौर पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ अमीनो तथा ह्यूमिक अम्ल तथा मृत पौधों तथा जंतुओं के अपघटित उत्पाद हैं। ये आंशिक रूप से पानी में घुले रहते हैं तथा आंशिक रूप से ही पानी में निलंबित रहते हैं, यानी उसकी तली पर पड़े रहते हैं। ये हुए हमारे अजैविक घटक। अब हम देखेंगे जैविक घटक। जैविक घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है उत्पादक। उत्पादक कौन है? उत्पादक वे हरे पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी सारे के सारे हरे पेड़ पौधे या हर वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना रहा है वो उत्पादक है। ठीक है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे परितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि इनके प्रक्रम के लिए मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है तथा सूर्य से सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसीलिए ये है उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? ये विषमपोषी हैं।
तथा स्वपोषी द्वारा संश्लेषित किए गए भोजन को खाते हैं। यानी उपभोक्ता वो लोग हैं जो उत्पादकों के ऊपर निर्भर होते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहले शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, हिरन, खरगोश, ये सीधे पौधे को ही खा लेते हैं। मांसाहारी वे हैं जो अन्य जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता। और सर्वाहारी वो होते हैं जो पौधे को भी खा सकते हैं और जंतुओं को भी खा सकते हैं, जैसे मानव, सूअर, गौरैया। ठीक है, ये कीड़े भी खा सकते हैं, जानवर भी खा सकते हैं और पेड़ पौधे भी खा सकते हैं। आगे देखिए, आगे है अपघटक। इन्हें मृतपोषी भी कहा जाता है। यह अधिकतर बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक होते हैं जो पौधों तथा जंतुओं के मृत, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ रहे पदार्थों पर अपने शरीर के बाहर एंजाइम द्वारा स्राव करके ग्रहण करते हैं। पोषकों के चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए इन्हें अपरदभोजी कहा जाता है। ये फैक्ट है, ध्यान रखना। अपरदभोजी किसको बोलते हैं? अपघटकों को बोलते हैं। अपघटक यानी ये है वो जीव जो सड़े गले जीवों को खा करके अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, यानी इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है डीकम्पोजर है ये। ठीक है, ये जो बॉडी होती है उसको डीकम्पोज करने का काम करते हैं, वापस से मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे अपघटक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको नई जानकारी मिली होगी। कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे उत्पादक या स्वपोषी जीवों की। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो लेक्चर हैं, इनको जल्दी से हम पढ़ करके आसानी से सारे के सारे टॉपिक खत्म कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं उत्पादक। देखो उत्पादक क्या होते हैं, पहले एक लाइन में समझ लो। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये वो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं होते। इन्हें कहा जाता है उत्पादक या फिर कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित नहीं हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं स्वपोषी। अब जैसे तालाब के सभी विषम पोषियों के लिए भोजन का संश्लेषण कौन करते हैं? स्वपोषी करते हैं। इन्हें 2 समूहों में बांटा जा सकता है। ये एक तालाब के एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं यहाँ पे। देखो, पहला प्लावी सूक्ष्मजीव, हरित या पादप्लावक, जिन्हें फाइकोप्लैंक्टन कहा जाता है, ये पहले टाइप के हैं। ये छोटे सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। कभी कभी तालाब में इनकी संख्या अधिक हो जाती है, जिससे तालाब हरा दिखाई देने लगता है। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। एग्जाम्पल के लिए स्पायरोगायरा, यूथ्रेलिक्स, क्लेडोफोरा, ठीक है, डायटम्स, वालवाक्स, ये इनके एग्जाम्पल हैं। दूसरा होते हैं जड़युक्त पादप। ये भी स्वपोषी हैं। इनकी क्या विशेषता है? ये पादप परिसीमा से लेकर गहन परतों वाले संकेंद्रीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पानी की गहराई बढ़ने के साथ साथ जलीय पौधों के 3 स्पष्ट क्षेत्र क्रम देखे जा सकते हैं गहराई के साथ साथ। जैसे कौन कौन से? पहला है निर्गत पादप क्षेत्र। यहाँ पर कौन कौन से मिलेंगे? टाइफा मिलेगा, बुलरश मिलेगा और सैजिटेरिया मिलेगा। ये पौधों के प्रकार हैं। थोड़ा और गहराई में आपको मिलेंगे प्लावी पत्ते वाले जलयुक्त पादप, जैसे निम्फिया। और थोड़ा और गहराई में आपको जल में डूबे हुए पादप मिलेंगे, जैसे खरपतरा यानी हाइड्रला, मस्क, घास इत्यादि। ये बहुत नीचे मिलते हैं। ठीक है, तो तालाब में ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे उपभोक्ता या विषमपोषी। उपभोक्ता कौन होते हैं? वे सारे के सारे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, वो सारे के सारे जीव जंतु कहलाते हैं उपभोक्ता। एग्जाम्पल टेडपोल, घोंगा, सनफिश, ये सारे के सारे हम तालाब के एग्जाम्पल से ले रहे हैं। ठीक है, ये हम तालाब को एक उदाहरण में रख करके इसको समझ रहे हैं। तो एक तालाब में उत्पादक कौन हो गए? ऊपर हमने देख लिए, है ना। उनको भी हमने 3 टाइप्स में विभाजित कर लिया गहराई के आधार पे। और तालाब में अगर हम उपभोक्ता देखेंगे तो टेडपोल हो गया, घोंगा हो गया, सनफिश हो गया इत्यादि। अब देखो, तालाब के जंतुओं को 3 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पहले है जंतु प्लवक या जूप्लैंक्टन। ये तैरने वाले जंतु हैं, जैसे साइक्लोप्स या साइप्रस। फिर है नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स कौन है? वे जंतु जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं, जैसे मछलियाँ। और फिर आते हैं क्या? फिर आते हैं बेंथिक एनिमल। बेंथिक एनिमल कौन से होते हैं? ये तलहटी पर रहने वाले जीव हैं। उदाहरण के लिए भृंग, माइटस, घोंगे तथा कुछ क्रस्टेशियन। ठीक है, ये तालाब में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें तो तालाब में आपको अपघटक भी मिलेंगे। अपघटक मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक होते हैं डीकम्पोजर। ठीक है, अपघटक होते हैं डीकम्पोजर जो मृत जीव जंतु पेड़ पौधों को समाप्त करने का कार्य करते हैं, सड़ा गलाकर। ठीक है, तो वो भी मिलेंगे।
देखा हुआ तालाब में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक हो सकते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम, ये तालाब की तली में पाए जाते हैं और मृत जीव जंतु पेड़ पौधों को समाप्त करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया उत्पादक उपभोक्ता। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे है परितंत्र के कार्य, तो इसको बस देख लो। पहला कार्य होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा होता है पोषकों का चक्रण यानी भू जैव रासायनिक चक्र। तीसरा इनका कार्य होता है पारिस्थितिकी अनुक्रम या परितंत्र का विकास। चौथा कार्य होता है समस्थापना या पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियाँ। ये इनके काम है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। फूड चेन को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो किसी भी परितंत्र में क्या होता है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ऊर्जा है ये उत्पादकों से उपभोक्ताओं में जाती है और उपभोक्ताओं में भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ताओं में जाती है और वापस लौट करके फिर से परितंत्र में वापस आ जाती है। इसी प्रकार का जो ऊर्जा का संचरण है इसी को हम कह सकते हैं सामान्यतः खाद्य श्रृंखला, क्योंकि जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति खाने से ही होती है। अर्थात इसे खाद्य श्रृंखला के माध्यम से समझा जा सकता है कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरीके से हो रहा है। जैसे सबसे पहले घास है। घास ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रही है? सूर्य से। उसको कौन खा रहा है? टिड्डा। तो टिड्डा कहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? घास से। टिड्डा को खा गया मेढक। मेढक कहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? टिड्डे से। सांप को खा गया मेढक, तो सांप कहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? मेढक से। और सांप को खा गया बाजा चील, तो बाजा चील ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहे हैं? सांप से। बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो आप घटक इन्हें दोबारा मिट्टी में मिला देंगे और इसी मिट्टी में मिली ऊर्जा को दोबारा ग्रहण कर लेगा कौन? घास। और यही क्रम लगातार चलता रहता है। आया आपको समझ में? अब देखो जरा, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक सोपान पोषण स्तर कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में घास प्रथम तथा बाज पंचम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। घास पहले स्तर पे है और बाज या चील पंचम स्तर पे है। ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में से ऊर्जा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा तंत्र में से ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाती है। ठीक है, और अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध हो पाती है। अतः श्रृंखला सोपान की संख्या 4 या 5 तक सीमित हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित पोषण स्तरों की पहचान की जा सकती है। जैसे पहले है स्वपोषी, वही सब है जो मैंने ऊपर आपको बताया। ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, वो सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर आते हैं शाकाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पौधों को खाते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, पक्षी, कृंतक। फिर होते हैं मांसाहारी, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का जो है भक्षण करते हैं, जैसे मेढक, कुत्ता, बिल्ली। कुछ इसमें तृतीयक उपभोक्ता भी होते हैं, है ना। तृतीयक उपभोक्ता का मतलब हो गया जो उच्च मांसाहारी है, जैसे शेर वगैरह है, ये मांस ही खा सकते हैं। फिर आते हैं सर्वाहारी। ये वो लोग होते हैं जो पौधे भी खा सकते हैं, जीव जंतु भी खा सकते हैं, जैसे सूअर है। अब सूअर मांस भी खा सकता है और पेड़ पौधे भी खा सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका मनुष्य है। हम लोग पेड़ पौधे सब्जियां भी खा सकते हैं और बहुत सारे लोग मांस भी खाते हैं। फिर आते हैं आप घटक डिकम्पोजर, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, बाकी आप देख लो, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, वही सब है जो हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहले उत्पादक है घास। घास अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रही है? सूर्य से। इसको कौन खा गया? टिड्डा, तो घास की ऊर्जा टिड्डा में चली गई। टिड्डा को खा गया कौन? मेढक, तो टिड्डे की ऊर्जा मेढक में चलेगी। मेढक को सांप खा गया तो मेढक की ऊर्जा सांप में चलेगी। सांप को बाज खा गया, सांप की ऊर्जा बाज में आ गई। और बाज जब मरेगा तो सड़ गल करके जमीन पे तो जाएगा और जमीन से इस ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर लेगी घास। तो यही क्रम ऊर्जा का जो है चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से चलता है ये। चलिए, तो आज के इस छोटे से लेक्चर में इतनी बात होगी। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे परितंत्र के प्रकार की। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।